हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ पे गाइस हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र जो कि करंट अफेयर्स की बुक है 1 जनवरी 2021 से 30 सितंबर 2021 तक, यानी कि 9 महीने के करंट अफेयर्स इसमें है गाइस। तो इसमें हम कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाओं का वार्षिकी, और इसमें अब हम करेंगे इस बुक का पार्ट 4। ठीक है, सेकंड डे है आज गाइस हमारा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस में हम क्या कर रहे हैं। सेकंड पार्ट अब हमारा चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ इतने पार्ट्स हैं, उसको हम क्या है धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। 5 दिन का हमारा खेल है, उतने में हमें कंप्लीट करना है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमने कर लिया था उसके आगे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 4 नए भारतीय स्थलों को रामसर साइट का दर्जा। तो इसमें लिखा है 13 अगस्त 2021 को 4 और भारतीय स्थल, जिसमें 2 हरियाणा और गुजरात में शामिल हैं, को रामसर अभिसमन का के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमि यानी कि वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई। तो 4 स्थल में हरियाणा के क्या है भिंडावास, और क्या है सुल्तानपुर। गुजरात के थोल और बादवाना शामिल है। तो हरियाणा के भिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य मानव निर्मित ताजे जल की आर्द्र भूमि है, और जो 1074 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। तो वर्ष भर पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां यहाँ आती हैं, और इसमें मिस्र का गिद्ध, स्टेपी ईगल, पलास की फिश ईगल सहित विश्व स्तर पर 10 से अधिक यह विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए यह उपयुक्त स्थल है। फिर लिखा है भिंडावास हरियाणा में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, और ये क्या है मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मूल पक्षियों और शीतकालीन प्रवासियों और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों के लिए उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों के अनुकूल है। ठीक है, गुजरात का थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है, और यहाँ पक्षियों की 320 से अधिक जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। गुजरात का वादवाना आर्द्र भूमि पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रवासी उप पक्षी जल पक्षी यहाँ सर्दियों में आते हैं, और इन पक्षियों में 80 से अधिक ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं। तो इन नए स्थलों के साथ भारत में अगस्त 2021 में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 46। तो नंबर याद रखिएगा। फिर लिखा है बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021। तो लिखा है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 11 अगस्त 2021 को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर संबंधी रिपोर्ट जारी की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा विभिन्न मानकों के सूचकांक बनाए गए। इसका लक्ष्य क्या है? उनके जीवन से संबंधित ऐसी पहलू जांचना था जो अब तक अध्ययन का जो है केंद्र नहीं रहे हैं, जिसमें राज्यवार वृद्ध होती जनसंख्या का पैटर्न, उनकी कठिनाइयाँ आदि जो है समझा गया। फिर लिखा है इस सूचकांक के ढांचे के 4 स्तंभ है। एक तो हो गया वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आयु सुरक्षा द्वारा जीवन के स्तर को निर्धारित करना। तो स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का अखिल भारतीय स्तर पर उच्च राष्ट्रीय औसत 66.97 होने और समाज कल्याण में ये औसत जो है 62.34 होने का अनुमान सूचकांक में लगाया गया है। फिर लिखा है वित्तीय कल्याण में यह स्कोर 44.7 तथा आय सुरक्षा में राष्ट्रीय औसत 33.03 से भी कम प्रदर्शित है। फिर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान वरिष्ठ नागरिकों के सबसे अच्छा जीवन जीने का अवसर दे रहा है, और वरिष्ठ नागरिकों की कम जनसंख्या वाले राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है, और पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शीर्ष पर। तो ये इस सूचकांक में बुजुर्ग आबादी वाले राज्य, अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। तो गैस इसमें लिखा है 50 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या वाले राज्य। तो गैस यहाँ पे लिखा 50 लाख से अधिक जो है वरिष्ठ यानी बुजुर्ग आबादी के नागरिकों की जनसंख्या वाले राज्य में फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान रैंक, और यहाँ अंक दिए। फिर आता है महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आता है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। फिर पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर हम बात करें तो कैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश आता है। फिर 50 लाख से कम वरिष्ठ नागरिक अपेक्षाकृत जो है बुजुर्ग की जनसंख्या वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, गोवा, केरल, पंजाब,
छत्तीसगढ़, गुजरात। अब हम यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और क्या है दिल्ली है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है। तो कैसे ये हमारा जो है दमन दीव और ये अब क्या है एक है फिलहाल, पहले अलग अलग थे। तो पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो वैसे यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन 5 अगस्त 2021 को लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला जो है उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। और जो यह जो एक वास्तविक समय भूकंप सूचना प्रणाली है। इस ऐप को केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। ये ऐप भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है और महत्वपूर्ण झटके से पूर्व चेतावनी जो है जारी कर सकता है। तो जो है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड किया जा सकता है। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ऐप है जो भूकंप के दौरान दुर्भाग्यवश फंस गए लोगों का स्थान रिकॉर्ड करता है और आपदा सहायता प्रदान करता है। फिर इसमें लिखा है ये ऐप पड़ोस के राज्यों में भूकंप की घटनाओं के बारे में भी चेतावनी जारी कर सकता है। और ये ऐप किसी भी तरह के जान माल के नुकसान को रोकने के लिए भूकंप की घटना, अपेक्षाकृत समय या आगमन और भूकंप के स्थान पर तीव्रता के बारे में जानकारी देता है। फिर लिखा है देश की पहली SNP आधारित चिप क्या है इंडिगो का शुभारंभ तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिरी, कांकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमार्फिज्म आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ 13 अगस्त 2021 को किया। ये चिप का विकास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा किया गया है। तो इंडिगो पूर्ण रूप से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप जिसमें क्या है 11,496 मार्कर है जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की नस्लों के लिए रखे गए 777 जो है इल्यूमिना चिप की तुलना में बहुत अधिक है। फिर इसमें लिखा है फोनोटाइपिक और जेनोटाइपिक सह संबंध उत्पन्न करने में इस चिप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए NIAB ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जो है सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021। तो गाइस केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड क्या है कंटेस्ट 2020 विजेताओं की घोषणा की गई है। तो इसमें लिखा है इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात को स्मार्ट सिटी अवार्ड जो ये अवार्ड दिया गया है उसमें जो है विजेता घोषित किया गया है। फिर कैसे इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश जो है देश में शीर्ष स्थान मिला है, मतलब राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को, और मध्य प्रदेश तमिलनाडु क्रमशः दूसरे तीसरे। तो पहली बार राज्यों को भी इसके यहाँ स्मार्ट सिटी की स्थिति के आधार पर सम्मानित किया गया। तो शहरों की कार्यपालिका, संस्कृति, पर्यावरण, साफ सफाई, अर्थव्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अर्बन मोबिलिटी के आधार पर इन विजेताओं का चयन किया गया है। तो मंत्रालय द्वारा कोविड इनोवेशन श्रेणी में महामारी के विरुद्ध क्या बेहतर और नए तरीके से काम करने वाले शहरों को भी सम्मिलित किया गया है। और इस श्रेणी में महाराष्ट्र में कल्याण एवं डोंबिवली और उत्तराखंड के वाराणसी शहर को क्या संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका चंडीगढ़ आता है। इंदौर को इस अन्य अवार्ड क्या इनोवेटिव आइडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। तो स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद को दिया गया है और इस श्रेणी में वाराणसी दूसरे और रांची तीसरे स्थान पर है। फिर लिखा है मंत्रालय द्वारा 4 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले 9 शहर इसी प्रकार सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिंपरी और चिंचवाड़ और आपका बड़ौदा। फिर इसमें लिखा प्रतियोगिता में कुल 20 में से 11 पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को मिले हैं। और कुछ अन्य पुरस्कारों के अंतर्गत कौन आता है अर्बन मोबिलिटी में औरंगाबाद शीर्ष पर है और संस्कृति इंदौर और साफ सफाई में आपका तिरुपति और फिर गवर्नेंस में कौन है बड़ोदरा। फिर शहरी पर्यावरण में आपका भोपाल है, अर्थव्यवस्था में आपका इंदौर और जल की व्यवस्था में देहरादून जो है शीर्ष पर। फिर लिखा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019। तो लिखा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल
निशंक द्वारा 10 जून 2021 को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेत प्रदान करती है। फिर लिखा है रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष यानी कि 2015-16 और 19-20 में छात्रों के नामांकन दर में जो है 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई और इस दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन जो है 18.2% की वृद्धि हुई। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुमान क्या है, देश में सकल प्रवेश दर 27.1% दर्ज की गई है। इसमें लड़कों की क्या है GR जो है 26.9% है, लड़कियों की 27.3% है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है। रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों में देश के GER में कुल 2.6 अंकों की बढ़ोतरी की गई। 2015-16 में ये 24.5% था और ये इस अवधि में लड़कों की जो GER है वो आपका 1.5 है, लड़कियों की 3.8 है। फिर लिखा है अनुसूचित जाति में GR में 5 सालों में जो है 3.5 अंक की वृद्धि हुई है और ये अब कितना हो गया है आपका 23.4% जो है दर्ज किया गया है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो गाइस 3.8 अंक की वृद्धि के साथ ये कितना हो गया 18% दर्ज किया गया है। तो 2019-20 में उच्च शिक्षा में 3.85 करोड़ युवाओं ने प्रवेश लिया है। तो इसमें से 18 से 23 साल के युवा शामिल हैं। तो इसमें क्या है कि 1.96 करोड़ लड़के जो 1.88 करोड़ लड़कियां शामिल हैं। फिर लिखा है प्रवेश लेने वाली लड़कियां 18.2% और लड़के जो है आपके 5.6% बड़े हैं और कुल बढ़ोतरी कितनी है 11.4% की हुई है। फिर रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 993 विश्वविद्यालय बढ़े हैं और 2019-20 में क्या है 1043 विश्वविद्यालय दर्ज किए गए और कॉलेजों की संख्या कितनी होगी 39,931 हो गई है। तो इस अवधि में प्रवेश लेने वाले 3.85 करोड़ विद्यार्थियों ने 3.36 करोड़ ने अंडर ग्रेजुएट और क्या है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लिया है। तो इसमें लिखा 2.85 करोड़ यानी कि 85% मानवीय विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और IIT और कंप्यूटर साइंस में प्रवेश। और फिर यहाँ पे लिखा है 19-20 में 19-20 की अवधि में नियमित शिक्षा में एक क्या है शिक्षक के जिसमें 23 छात्र हैं। अगर दूरस्थ शिक्षा को भी जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाएगा 26% होगा। फिर वहीं इस अवधि के दौरान क्या है 2.03 लाख छात्रों ने PhD कोर्स में प्रवेश लिया, जबकि 2014-15 में यह संख्या कितनी थी आपकी 1.17 लाख था। फिर रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक 2018-19 में क्या है 1 था और 19-20 में कितना 1.01 हो गया। हालांकि अधिकांश भारतीय संस्थानों में महिला नामांकन अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है। फिर इसमें लिखा है कि AISHE 2019-20 में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की श्रृंखला का 10वां संस्करण है और उच्च शिक्षा विभाग इसे प्रतिवर्ष जो है जारी करता है। केंद्र सरकार ने भारत के लिए जो है प्रोजेक्ट 02 पहल की शुरुआत की है। फिर लिखा है भारत सरकार ने महामारी की अन्य जो है लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए आपका प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत 17 जून 2021 को किया। फिर उसके बाद लिखा प्रोजेक्ट 02 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यकाल की एक पहल है जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने हेतु काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। परियोजना के तहत एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन लियोलाइट्स छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, फिर कॉन्फ्रेंस का निर्माण, फिर ऑक्सीजन प्लांट हो गया, कंस्ट्रक्टर व वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। फिर लिखा इसके अतिरिक्त कंसोर्टियम लंबी अवधि की तैयारी के लिए विनिर्माण जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी एक काम कर रहा है। गाइस यहाँ लिखा है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का जो है उद्घाटन। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 जून 2021 को इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड क्या है टेस्टिंग ट्रैक का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया है। और इस हाई स्पीड ट्रैक का प्रयोग ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑटोमोटिव और क्या है कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए करेंगी। तो वैसे यहाँ लिखा जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हो गया। फिर लिखा है 11.3 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक जो है एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक होने के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी होगा। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट जो आपका
टेस्ट ट्रैक्स सुविधा में हाई एंड कारों अन्य श्रेणी के वाहनों की अधिकतम जो गति को जो है नापा जा सकेगा। फिर यहाँ बने 4 लेन ट्रैक का प्रयोग जो है सभी प्रकार के वाहनों के विकास और होमोलोगेशन टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। और ये हाई स्पीड ट्रैक जो है 16 मीटर चौड़ा और अंडाकार आकार का होगा, जिसे लगभग 2960 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। तो इसमें लिखा है नेटवर्क्स जो है अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों के साथ 14 तरह के टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। और जिसमें क्या है प्रमुख ट्रैक में जो है ब्रेकिंग ट्रैक हो गया, आपका हैंडलिंग ट्रैक हो गया, थकान ट्रैक हो गया, यहाँ पे लिखा है कंफर्ट ट्रैक हो गया, फिर है आपका ग्रेडियंट ट्रैक हो गया, सस्टेनेबिलिटी ट्रैक आदि शामिल है। फिर इसमें लिखा है गाइस आपका डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी तो जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 16 जून 2021 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में जो आपका है गहरा सागर मिशन प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिली है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो संचालित इस मिशन के अंतर्गत गहरे सागर का सर्वेक्षण और खोज की जाएगी, जिसमें जैव विविधता और खनिज के अध्ययन में मदद मिलेगी। मिलेगा इस मिशन पर 4077 करोड़ जो है आपका खर्च किया जाएगा और ये 5 वर्षों का चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। तो 2021 से लेकर 24 के दौरान इतने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पूरी की जाएगी। ठीक है, इसमें इतने करोड़ रुपए लगेंगे। फिर लिखा है इस मिशन के तहत जो है आपका समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर 3 लोगों को ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ क्या है एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी और महासागर के से ऊर्जा और क्या है पेयजल उत्पादन का कार्य किया जाएगा। तो गहरा सागर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना। फिर इसमें लिखा है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021-20 फिर 2020-21। तो यहाँ पे लिखा है 2020-21 हो गया। तो 3 जून 2021 को जो है आपका एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो है जारी किया गया और इसमें क्या है सूचकांक में मध्य प्रदेश जो है आपका शीर्ष स्थान पर है और वहीं आयरन और फॉलिक एसिड जो पूरक श्रेणी में कौन है ओडिशा आपका दूसरे स्थान पर है। फिर एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में क्या है आपका राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश जो है आपका तीसरे स्थान पर है और ये 2018-19 की बात करें तो 18वें स्थान पर था। फिर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की तो मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। फिर लिखा है 3 वर्ष की छोटी अवधि में जो है मृदा संचारित कृषि कृमि की जो है व्यापकता 29% से घटकर कितनी हो गई 0.3% हो गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं 5 वर्ष से कम उम्र के 59% जो है बच्चे और 54% किशोर लड़कियां और 53% जो है गैर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो है एनीमिक हैं। फिर गाइस यहाँ लिखा है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21। तो भारत में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का तीसरा संस्करण 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया गया। सतत विकास लक्ष्य इंडिया 2020-21 में जहाँ एक बार फिर जो है केरल शीर्ष स्थान पे है, वहीं जो बिहार है सबसे अंतिम स्थान पे। फिर 75 के स्कोर के साथ केरल यहाँ पहले स्थान पे है और 74 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। नहीं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही दूसरे स्थान पर गए थे। यहाँ पे चंडीगढ़ जो है पहले स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में और दिल्ली के है दूसरे स्थान पर है। फिर हम बात करते हैं राज्य इसमें लिखा है श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। ठीक है, और यहाँ खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करी गई है। तो श्रेष्ठ प्रदर्शन में गई केरल है, हिमाचल प्रदेश है और फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, गोवा है, कर्नाटक, उत्तराखंड है, सिक्किम है, महाराष्ट्र है। फिर खराब प्रदर्शन में छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, असम है, झारखंड और बिहार है। कैसे इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, अंक यहाँ देख सकते हैं। तो वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक लाभ मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड को हुआ है। इन तीनों राज्यों के अंकों में जो है 2019 की तुलना में क्रमशः 12, 10 और 8 अंकों की वृद्धि हुई। तो उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जो है 65 से अधिक अंक इस सूचकांक में प्राप्त किए हैं। तो बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है और देश का जो ओवरऑल जो आपका SDG इंडेक्स में 6 अंक बढ़कर 66 हो गए। अब लिखा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक सूची में भारत का जो प्रदर्शन है बेहद बेहतर होता जा रहा है और सतत विकास लक्ष्य के संयुक्त राष्ट्र सूचकांक में कोरोना काल के दौरान क्या भारत को 6 अंक का लाभ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ लिखा है 2020 में भारत का वैश्विक SDG सूचकांक 66 अंक रहा है और 2019 में 60 था। ठीक है, और इस बार क्या है हेल्थ केयर सेक्टर
में भारत ने काफ़ी विकास किया है, जिससे कोविड पूर्व स्तर से कहीं ज़्यादा उछाल आया है। फिर इसमें लिखा महामारी के दौरान हेल्थ केयर में भारत ने 13 अंकों का सुधार किया है और 74 जो है स्कोर पर पहुंच गया। ठीक है, और इस मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने शानदार प्रदर्शन किया है। यूपी, छत्तीसगढ़, असम का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। गाइस क्या है आपका एसडीजी सूचकांक, इसके बारे में गाइस आप पढ़ चुके हैं, एक बार आप क्या है इसको खुद से चलिए पढ़ लेते हैं। तो इस इंडेक्स की जो शुरुआत है दिसंबर 2008 में की गई थी और ये जो है 2018 में की गई थी। ये देश में जो है एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख साधन बन गया है और पहले संस्करण 18-19 में जो है 13 ध्येय और 39 लक्ष्य और 62 संकेतों को शामिल किया गया था। और ये इसका जो तीसरा संस्करण है उसमें 17 ध्येय, 70 लक्ष्य और 115 जो है संकेत शामिल है। फिर इसमें लिखा है सूची के जरिए जो है राज्य की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति का आकलन किया गया है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हेल्थ केयर, सफाई, सुरक्षा, पेयजल उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, रोजगार जैसे 17 क्षेत्रों में जो है 2030 तक विकास का लक्ष्य रखा है। कहते हैं लक्ष्य और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करें तो करीबी नहीं है, कहाँ तमिलनाडु, दिल्ली में। फिर भुखमरी की बात करें तो केरल और चंडीगढ़। और उसके बाद हम बात करें बेहतर स्वास्थ्य कल्याण की बात गुजरात और दिल्ली में है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात केरल, चंडीगढ़ में करेंगे। लैंगिक समानता छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और फिर लिखा स्वच्छ पेयजल और सफाई की बात करें तो गोवा, लक्षद्वीप का नाम आता है। और उसके बाद सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बात करें तो गाइस ये रहे हमारे राज्य। एक बार इसको आप रीड करिए। फिर उसका लिखा है बेहतर काम और आर्थिक विकास में हिमाचल और चंडीगढ़ का नाम आता है। फिर लिखा है उद्योग, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात, दिल्ली है। फिर असमानता में गिरावट में आपका मेघालय और चंडीगढ़। फिर लिखा है सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी आप में पंजाब और चंडीगढ़ है। फिर खपत और उत्पादन में आपका कौन सा, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। पर्यावरणीय कार्रवाई में आपका उड़ीसा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद गैस हम बात करें तो जल में जीवन जो है आपका उड़ीसा में है। फिर है जमीन पर जीवन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़। तो शांति, न्याय और मजबूत जो है संस्था की बात करें तो उत्तराखंड है, आपका पुडुचेरी है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रदर्शन को 0 से लेकर 10 के पैमाने पर जो है मापा जाएगा। सूचकांक में जो है उत्तर प्रदेश 60 के स्कोर के अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में है। और उसके बाद लिखा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की बात करें तो 20 जून 2021 को क्या है शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक के तीसरे संस्करण 2019-20 को जारी किया गया। और इसमें लिखा पीजीओ को पहली बार जो है 2019 में 2017-18 के संदर्भ में जो है प्रकाशित किया। तो इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 70 मापदंडों में कुल जो है 1000 अंकों पर स्कोर दिया गया है और जिन्हें 5 व्यापक श्रेणियों के तहत जो वर्गीकृत किया गया। कौन सी 5 श्रेणियाँ गई? एक तो हो गया पहुँच, जैसे नामांकन अनुपात हो गया, संक्रमण दर हो गया, प्रतिधारण दर हो गए। फिर शासन प्रबंधन हो गया, आधारिक संरचना और क्या है सुविधा हो गई। फिर समानता, अनुसूचित जाति के छात्रों और सम्मान श्रेणी के छात्रों के बीच जो है प्रदर्शन में अंतर हो गया। फिर सीखने में परिणाम हो गया। फिर तो आपका पीजीआई ग्रेडिंग सिस्टम में जो है 10 स्तर होंगे और स्तर 1 शीर्ष प्रदर्शन और 951 से लेकर 1000 अंकों के बीच के स्कोर को दर्शाता है। और स्तर 2 की बात करें तो गाइस यहाँ पे लिखा है ग्रेड 1++ भी होगा और इसमें 9 से 950 के बीच के स्कोर को प्रदर्शित करता है। फिर स्तर 3 में आपका ग्रेड क्या है 1+ होगा और इसमें लिखा है 851 से लेकर 900 के बीच के स्कोर को दिखाता है। फिर लिखा है इस प्रकार स्तर 4 भी दे रखा है गाइस यहाँ पे और स्तर 5 भी दे रखा है। फिर इसमें लिखा है पहले स्तर की किसी भी राज्य को नहीं दिया गया। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल को किसका क्या दिया गया है ग्रेड A++। ठीक है, और तीसरा जो आपका है आपका तीसरे में है गाइस A+ में कौन है? गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और दादरा नगर हवेली शामिल है। फिर चौथे ग्रेड की अगर हम बात करें तो वैसे इसमें कौन है? आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, आपका हिमालय, कर्नाटका, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश है, दमन द्वीप शामिल है। फिर उसके बाद बात करते हैं 5वें ग्रेड में तो गोवा है, उत्तराखंड है, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, फिर आपका है सिक्किम तथा तेलंगाना। तो छठे ग्रेड की बात करें तो कैसे इसमें आप देख सकते हैं कौन है? असम, बिहार, मध्य प्रदेश है, ठीक है, और मिजोरम। 7वें ग्रेड की बात करते हैं गैस
तो इसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड। 8वें में आपका मेघालय है। 9वें ग्रेड की बात करें तो कोई भी नहीं है। 10वें ग्रेड में लद्दाख है। फिर उपरोक्त ग्रेडिंग यानी कि 550 से लेकर 1000 के अंगों पर की गई है। तो पहले के वर्षों की तुलना में क्या है, अधिकतर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है 2019 से 20 की ग्रेडिंग में सुधार हुई। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और क्या है आपका पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु में समग्र PGI स्कोर में 10% का सुधार किया गया है, यानी 100 या अधिक अंक का। ठीक है। फिर इसमें लिखा है PGI 2019-20 में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। लद्दाख है आपका, मेघालय है, नागालैंड है। गैर यहाँ लिखा है छठा रायसीना जो है डायलॉग वर्चुअल संपन्न हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित अजब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले वार्षिक छठा यानी कि इसमें लिखा है रायसीना संवाद का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो आपका है 13 अप्रैल 2021 को वर्चुअल तरीके से किया है और 13 से 16 अप्रैल को संपन्न। इस आयोजन का जो थीम है वो कोविड-19 महामारी पर क्या है केंद्रित है। तो इसमें लिखा है वायरल बर्ड आउटब्रेक, आउटलाइटर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर इसमें लिखा है 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है संबोधित करते हुए कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समूचे विश्व पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करते हुए इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई के लिए जो है वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। फिर इसमें लिखा है रवांडा के राष्ट्रपति आपके कौन, पॉल कगामे व डेनमार्क के प्रधानमंत्री आपके कौन है, मैट फ्रेडरिक्सन ने मुख्य अतिथि के रूप में जो है रायसीना संवाद के जो है उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया है। तो 4 दिन तक चले इस वर्चुअल सम्मेलन में जो है 50 देशों के लगभग 150 वक्ताओं ने 50 विभिन्न सत्रों में अपने क्या है विचार रखे। तो इस संवाद में जो है स्वीडन के जो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री हैं कार्ल बिल्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एथनी एबिट, फेथ में लिखा है हेलन क्लार्क और न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री के अतिरिक्त फ्रांस, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, सिंगापुर, रोमानिया, जापान, इटली, स्वीडन, नाइजर, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, मालदीव, ईरान और कतर, पोलैंड, टर्की, भूटान के जो विदेश मंत्री है उसके अतिरिक्त अन्य वैश्विक संगठनों के प्रमुख इसमें शामिल थे। तो रासायनिक डायलॉग जो है आपका भू राजनीतिक व भू आर्थिक मदों पर जो है चर्चा के लिए भारत की पहल पर जो है आयोजित किस राज्य किया जाने वाला जो है एक जो है वार्षिक सम्मेलन, इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था और ये एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उत्तराधिकारी और राजनेता, पत्रकार और उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार जो है रख सकते हैं। फिर कैसे इसमें लिखा है भारत में मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया। तो इसमें लिखा भारत में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों ने बेटरों का क्या है एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। फिर लिखा इस मिशन को वर्चुअली जो है आपका चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में 2 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने और पेरिस समझौते की दिशा में कार्यवाही में तेजी लाना है। फिर गाइस इसमें लिखा भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का एक नया जो है बोल्ड प्लान शुरू किया है। तो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनों की वैश्विक निवेश के लिए कार्यवाही को उत्प्रेरित करने और नवाचार के लिए एक दशक का नेतृत्व करने के लिए। तो मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन पहल का दूसरा चरण है जिसे 2015 COP21 सम्मेलन में जो है आपका पेरिस समझौते के साथ लॉन्च किया गया। फिर गाइस यहाँ पे भारत इको SOC में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया। फिर इसमें लिखा है भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में 2022-24 की अवधि के लिए जो है निर्वाचित किया गया। फिर इसमें लिखा है ये परिषद संयुक्त रूप से विकास प्रणाली का केंद्रीय निकाय है और सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देती है। तो इकोसॉक जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें जो सदस्यता के लिए चुने गए जो भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र की देशों की श्रेणी में चुना गया है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका देशों में कौन कौन से आइवरी कोस्ट आ गया आपका,
इस्वातिनी आ गया, मॉरिशस आ गया, आपका ट्यूनीशिया हो गया, तंजानिया हो गया, और पूर्वी यूरोपीय देशों में क्रोएशिया हो गया, चेक गणराज्य हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, कैरिबियन देश से आपका बैलिक और बेजिल, ये बेजिल कौन सा देश है, बेजिल और चिली और पेरू को जो है चुना गया। फिर सतत विकास के 3 प्रमुख क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने के लिए 54 सदस्य ECO SOC की जो है स्थापना 1945 में की गई थी। इसमें लिखा है भारत की संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया। इसमें भारत को अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया। कौन कौन सी है, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग हो गया, दूसरा हो गया संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड हो गया, और विश्व खाद्य कार्यक्रम की कार्रवाई बोर्ड हो गया। तो कैसे इसमें क्या है, भारत का 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो इसमें लिखा महाराष्ट्र को मिली भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे जो भारत का पहला FSRU महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एन एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुँच गया। फिर इसमें लिखा है FSRU होएक जायंट को सिंगापुर के कैपल शिपयार्ड में रवाना किया गया। तो FSRU जो है आपका LNG ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष प्रकार का जहाज है, और ये क्या लिखा है, रिगैसिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG को उसकी गैसीय अवस्था में वापस लाने के लिए जो है तब्त किया गया। तो कहते हैं महाराष्ट्र की तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल का पहला वर्ष भी है, और इसमें लिखा है ये LNG टर्मिनल भारत के पश्चिमी तट पर जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आपका JSW जायकवाड़ बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर स्थित है। फिर लिखा है ये बंदरगाह महाराष्ट्र के गहरे समुद्र में 7 दिन 24 घंटे जो है परिचालन करने वाला निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह है। 2017 में निर्मित क्या होएक जायंट में जो है आपका 1,17,000 घन मीटर की भंडार क्षमता है, और प्रतिदिन 75 करोड़ घन फुट की स्थापित जो है आपका रीगैसिफिकेशन क्षमता है, और H एनर्जी ने इस FSRU को 10 वर्षों के लिए जो है लिया है। फिर लिखा है होएक जायंट 56 किलोमीटर लंबी जो है जयगढ़ दाभोल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के जरिए जो है रीगैसिफिकेशन LNG की जो है आपूर्ति करेगी, और पाइपलाइन इस LNG टर्मिनल को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ती है। तो कहते हैं सिंधु दुर्ग का एक क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल नामित हो गया। तो इसमें लिखा है कि सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट की कौन अम्बोली इस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। कौन, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, जहाँ एक जो है दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति को खोजा गया। फिर लिखा प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे जो है और वन्यजीव शोधकर्ता तेजस ठाकरे को उनकी टीम ने सिंहदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी की नई मछली यानी कि कौन सी है गाइस, यहाँ पे लिखा है सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। तो इसमें लिखा है सिस्टूरा हिरण्यकेशी सिस्टूरा बहते पानी की एक प्रकार की छोटी मछली, एक क्या है दुर्लभ उप प्रजाति है। तो मछली का नाम जो है अम्बोली गांव के पास रहने वाले हिरण्यकेशी नदी बहने वाली जो हिरण्यकेशी नदी है उसके नाम पर रखा गया। तो यहाँ पे लिखा है सिस्टूरा एक छोटी और क्या है रंगीन मछली जो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वाली मीठे पानी और जल धाराओं में निवास करती है। तो इस मीठे पानी की प्रजाति के निवास स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो है दुर्लभ प्रजाति मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में भारत के 6 स्थल जो हो गए शामिल हो गए। ठीक है, तो इसमें लिखा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो है प्रहलाद पटेल ने 20 मई 2021 को घोषणा की कि 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व की संभावित सूची से जोड़ा गया है। तो इन स्थलों का नामांकन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्या है प्रस्तावित किया गया था।
तो गैस कौन से हैं 6 स्थल? एक है तत्पुरा टाइगर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है वाराणसी गंगा घाट जो उत्तर प्रदेश में है, फिर हायर बैनकल का महापाषाण स्थल कहाँ? कर्नाटका में, फिर कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में, मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र में, और भोड़ा घाट लमेता घाट नर्मदा नदी में जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इस सूची में शामिल करने के लिए 9 स्थलों के नाम जो है भेजे गए थे, जिसमें 6 को जो है अंतिम रूप मिला है। फिर लिखा है 6 स्थलों की संभावित सूची में शामिल होने वाले भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए दिए गए नामों की कुल संख्या कितनी थी? 48 थी। फिर लिखा है परिचालन दिशा निर्देश के अनुसार तथा 2019 में गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे 1 वर्ष के लिए संभावित स्थल की सूची में जो है शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत के 38 विश्व धरोहर स्थल है और जिन्हें जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के गठन का निर्णय। तो गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए सिंगल और लैप्सेबल रिजर्व फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया। तो इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है और इस निधि का जो है वित्तीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के से प्राप्त होने वाले राजस्व किया जाएगा और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश क्या है? PMSSN में भेजी जाएगा और इस निधि का प्रयोग जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, फिर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र और जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कोई भी अन्य भावी कार्यक्रम या योजना जिसका जो लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG है की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना हो में किया जाएगा। फिर लिखा इस संबंध में सरकार की ओर से बताया गया है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की उपयुक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से लिया जाएगा और बाद में जो है सकल बजट सहायता से यह लिया जाएगा। लिखा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को लागू करने व उसके रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। तो गाइस आगे लिखा है असम के रायमोसा रिजर्व राज्य का छठा व देहिक वैसे क्या लिखा है? चलिए आगे देखते हैं। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित क्या लिखा है? रायमोना कैसे लिखा है? रायमोना रिजर्व को जो है राज्य का छठा और ऊपरी असम में जो है स्थित देहिंग पटकाई तो कैसे ये लिखा है? देहिंग पटकाई का जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फिर रायमोना काकराझार जिले में 422 वर्ग किलोमीटर का वन्य जीव निवास स्थान जो है मानस टाइगर रिजर्व है गैसी है, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा है और ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रिजर्व में स्थित है। फिर इसमें लिखा है रायमोना मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक जो है अभिन्न हिस्सा है। पेकुआ नदी रायमोना की दक्षिणी सीमा को परिभाषित करती है। फिर लिखा है देहिंग पटकाई को वर्ष वन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। इन्हें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता 2004 में दी गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 111.19 वर्ग किलोमीटर है। लिखा है असम के 5 अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन से हैं गाइस? काजीरंगा है, मानस है, आपका नामेरी है, ओरंग है, आपका डिब्रू सेखोवा है। फिर लिखनी है कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद असम जो है देश का दूसरा सर्वाधिक यानी कि 7 राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बन गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर, तो इसमें लिखा है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 7 जून 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया। तो इस समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और जिन्हें बंदरगाह शिपिंग रसद सेवा प्रदान और सरकारी नियामक शामिल हैं जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। फिर लिखा है क्लस्टर का उद्देश्य समुद्री उद्योग के हितधारकों जैसे कि प्रमुख निकायों सरकारी एजेंसियों के लिए व्यापक
व्यापार सुगमता सुनिश्चित करना है। इस समुद्री क्लस्टर में क्या है आपका समुद्री और जहाजरानी पर केंद्रित एक वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र भी बनाया जाएगा। फिर लिखा है गिफ्ट सिटी को भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी तथा अपनी तरह के पहले वैश्विक वित्तीय और आईटी सेवा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और जिसे क्या है वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क वित्तीय केंद्र के समान स्तर पर डिज़ाइन किया गया है। फिर लिखा है आगे नेक्स्ट है हमारा भारतीय सेना दुनिया की जो है चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। तो रक्षा वेबसाइट नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है भारत वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्टर द्वारा 21 मार्च 2021 को जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है और भारत जो है इसमें जो चौथे नंबर पे आता है। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंक के साथ जो है दूसरे स्थान पे है और रशिया जो है आपका थर्ड नंबर पे है, भारत जो है आपका फोर्थ नंबर पे है, फ्रांस फिफ्थ नंबर पे और जैसे इसमें लिखा है ब्रिटेन इस सूची में जो है आपका 90 नंबर पे है। ठीक है, अब लिखा है सैन्य शक्ति सूचकांक की गणना बजट निष्क्रिय और क्या है सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या और कुल वायु और समुद्र और भूमि और परमाणु संसाधनों औसत वेतन और उपकरणों के वजन सहित जो है विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर की गई थी। फिर लिखा है $732 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष बजट के साथ जो है दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, जबकि चीन का कितना है $261 बिलियन है गाइस दूसरे स्थान पे और थर्ड नंबर पे भारत है, मतलब कि हम है 71 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो इस नेक्स्ट लिखा है देश का पहला आपका फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। तो इसमें है कि 7 मार्च 2021 को लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाकर इन्हें स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत के निकट कहाँ पे कालिका में किया गया। फिर इसमें लिखा है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना इस पहल का उद्देश्य है। तो लगभग 13 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस केंद्र को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने वन स्नान की जापानी तकनीकी सिनड्रिंग योकू से प्रेरणा लेते हुए तैयार किया गया। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण भारतीय इंजीनियरों के इतिहास रच दिया। तो यह पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है और इसके साथ ही यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। फिर इसमें लिखा 1315 मीटर लंबे इस पुल की नदी से जो ऊंचाई है वो गाइस कितनी है आपकी 359 मीटर है और जो पेरिस की आईफिल टावर से भी जो है 35 मीटर ऊंचा है। तो इस ब्रिज के एक तरफ लगे पिलर की ऊंचाई 131 मीटर है और जो ब्रिज में 17 स्पैन लगे हैं उसमें क्या है मुख्य आर्क स्पैन की लंबाई जो है 467 मीटर वर्टिकल और 550 मीटर जो है हॉरिजॉन्टल। इस पुल का निर्माण जो है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। फिर लिखा है निर्माण के बाद यह पुल जो है आपकी चीन की सुईपाई नदी पर निर्मित कौन सा सुआईबाई रेलवे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा और ये रेलवे आर्क ब्रिज जो है 111 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्घाटन जो है कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्से से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ना और अर्धचंद्राकार ये पुल जो है रिक्टर पैमाने पर 7 और उससे अधिक तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है और 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हवा का ये सामना कर सकता है गाइस। और फिर उसके आगे लिखा है कि इस पर जो है 100 किलोमीटर की गति से जो है रेलगाड़ी दौड़ सकती है। फिर लिखा है ये ब्रिज ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम से लेस है और इसमें क्या है आपका रोपवे लिफ्ट की सुविधा और साथ ही सेंसर लगे हैं जिसमें किसी भी खराबी की जानकारी मिल सकती है और इसका निर्माण 3 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और इसका निर्माण जो है 1400 करोड़ रुपए मतलब इसमें खर्चा आया और इसकी अनुमानित उम्र कितनी गई 120 साल है। फिर लिखा है आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ। तो देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को मनाने के लिए जो है 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च 2021 से किया गया था। ये महोत्सव जन भागीदारी
की भावनाओं में एक क्या है जन उत्सव के रूप में 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। और यहाँ पे लिखा है 91 वर्ष पूर्व जो है 12 मार्च 2030 में 30 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी मार्च के रूप में की गई। फिर लिखा इस अवसर पर साबरमती आश्रम में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और उन महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि इंडिया #7 के लिए 75 के लिए पांच स्तंभों पर फोकस करते हुए इन्हें आगे बढ़ाने के मार्गदर्शी बल के रूप में प्रधानमंत्री ने दोहराया। क्या इसमें जो है स्वतंत्रता संग्राम 75 पर जो है विचार यानी कि आइडिया एट 75 का उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट एट 75 और आपका है रिजॉल्व एट 75 शामिल है। फिर इसमें लिखा है महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर कई अन्य कार्यक्रम भी हुए जैसे कि आपका वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे चरखा अभियान का जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। और इसमें लिखा है इंडिया #75 की एक वेबसाइट जो है उन्होंने लॉन्च की। तो उल्लेखनीय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो है कार्यक्रम की श्रृंखला है। फिर 17 मार्च 2021 को शुरू हुई 75 सप्ताह के इस महोत्सव का समापन 15 अगस्त 2021 को होगा। फिर लिखा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। तो गाइस यहाँ पे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। तो गाइस इसमें क्या है, इसमें जो है इस इंडेक्स में शहरों की जीवन गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता के लिए 13 श्रेणियां और 49 संकेतकों के साथ भारतीय नागरिकों की जीवन सुगमता का मापन किया गया है। तो वैसे इसमें क्या क्या है देखिए, सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रय, फिर है वॉश यानी कि जल, सफाई, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, आवागमन, रक्षा, सुरक्षा, मनोरंजन है, आर्थिक विकास का स्तर हो, आर्थिक अवसर, पर्यावरण हो गया, ग्रीन स्पेस और भवन हो गया। फिर उसके बाद गैस लिखा ऊर्जा खपत और शहर का लचीलापन। जैसे 13 श्रेणियों को जो मौजूदा जीवन की जो स्थिति को बढ़ावा देने वाले परिणामों की जांच करता है। और फिर लिखा इस श्रेणी का समग्र परिणाम क्या है, 70% योगदान है। फिर लिखा EOLI सूचकांक में जो आपका सिटीजन परसेप्शन सर्वे को भी शामिल किया गया है। तो इस सर्वेक्षण का भारांश कितना है, 30% है। फिर लिखा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु जो है सबसे अच्छा इसका प्रदर्शन है। उसके बाद कौन है गाइस, पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर, फिर ग्रेटर मुंबई है। फिर इसमें लिखा है 70 लाख से कम। तो गाइस पहले 10 लाख से अधिक था, अब 70 लाख से कम की आबादी वाले में आपका शीर्ष पे कौन है, 70 लाख से कम की आबादी वाली श्रेणी में आपका शिमला शीर्ष स्थान पर। उसके बाद भुवनेश्वर है, सिलवासा है, काकीनाडा है, सलेम है, वेल्लोर है, गांधीनगर है आपका, फिर है गुड़गांव, फिर है दावणगेरे, फिर तिरुचिरापल्ली और फिर का स्थान है। फिर नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2021 केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या है नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। तो गाइस इसमें क्या लिखा है, तो ये सूचकांक भारतीय नगर पालिकाओं के जो निर्धारित कार्य है उसके प्रदर्शन का आकलन और विश्लेषण करता है। तो इसमें कितनी नगर पालिकाएं, तो गाइस इसमें लिखा है कि 111 यानी कि 111 नगर पालिकाओं के 5 वर्टिकल में क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच की जाएगी। फिर गाइस इसमें क्या लिखा है, तो ये कौन कौन से 5 जो आपके क्षेत्र हैं वो होंगे, सेवा, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और जो आपका शासन। तो इसमें क्या है 20 क्षेत्र और 10 संकेतकों में जो 5 वर्टिकल हैं वो क्या है वो हमने देख लिया। 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका श्रेणी में इंदौर नगर पालिका शीर्ष पर है। उसके बाद सूरत है, भोपाल है और फिर है पिंपरी चिंचवाड़ा, फिर पुणे। फिर इसमें लिखा है गाइस 10 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिकाओं में नई दिल्ली हो गई, आपका नगर पालिका परिषद शीर्ष पर है। फिर लिखा है तिरुपति हो गया, गांधीनगर हो गया, करनाल हो गया, सलेम हो गया आगे। फिर लिखा है चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 की बात करते हैं। तो कैसे इसमें क्या है, इसमें क्या इस विधेयक को राज्य सरकार ने जो है 16 मार्च को और राज्यसभा ने 16 मार्च और आपका लोकसभा ने 17 मार्च को पारित कर दिया था। और 24 सप्ताह तक इसमें लिखा है कि विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण
के गर्भपात की अनुमति दी गई है और इसमें महिला की निजता का सम्मान करते और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का भी जो है प्रावधान किया गया। तो वर्तमान में यदि गर्भपात गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है कि गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होगी और यदि ये 12 से लेकर 20 सप्ताह के अंदर किया जाता है तो 2 पंजीकृत चिकित्सकों की सलाह की आवश्यकता होगी। तो विधेयक में संशोधन के बाद अब यह प्रावधान किया गया कि 20 सप्ताह के अंदर गर्भपात के लिए क्या है एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी, जबकि कुछ विशेष श्रेणी वाली जो महिलाओं के संदर्भ में 20 से 24 सप्ताह के मामले में जो है 2 डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। तो इस विधेयक में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जो यह निर्णय लेगा कि यदि भ्रूण में किसी तरह की विशिष्ट स्वरूपता पाई जाती है तो 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात किया जा सके। और फिर इसमें लिखा है मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ और क्या है रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सदस्य शामिल होंगे। तो विधेयक द्वारा क्या है चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन हुआ है। तो गई यहाँ पर लिखा भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 20 फरवरी 2021 को केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के नामक क्या है भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की जो है उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है केरल की टेक्नो सिटी तिरुवनंतपुरम के पास का है मंगलपुरम में की गई है। टेक्नो सिटी में 10 एकड़ के परिसर में जो है विकसित विश्वविद्यालय के परिसर में 12,000 जो है आवासीय स्कॉलर और कई प्रौद्योगिकी संबंधित शिक्षार्थियों को जो है शिक्षा प्रदान करेगा। तो इसमें लिखा है केरल लॉजिस्टिक्स साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के चांसलर राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो गए थे आगे लिखा है विश्व आधारित यहाँ विश्व आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 12 भारतीय संस्थानों की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा है टॉप 10 स्थान प्राप्त किए हैं किसे भारतीय संस्थानों ने। ठीक है गाइस, यहाँ पे बात करते हैं विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान बनाने वाले 12 जो भारतीय संस्थान है वो कौन कौन से। तो इसमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, IISc बेंगलुरु हो गया, IIT गुवाहाटी, IIM बेंगलुरु हो गया आपका। गाइस यहाँ पे लिखा है IIM अहमदाबाद है, JNU है, अन्ना विश्वविद्यालय है आपका, दिल्ली विश्वविद्यालय है आपका, OP जिंदल विश्वविद्यालय। तो इसमें से जो है आपका IIT मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विश्व के लिए जो है विषय के लिए तीसरा, जबकि खनिज और खनन जो इंजीनियरिंग विषय के लिए जो है IIT बॉम्बे को 41 और IIT खड़गपुर को 44 वह स्थान दिया गया है। तो प्राकृतिक विज्ञान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 92वें पे है और IIT बॉम्बे आपका 114 पे है, IIT मद्रास आपका 187 पे है और IIT दिल्ली आपका 210 पे है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जो है लाइफ साइंस और चिकित्सा श्रेणी में जो है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान को 248वां और जबकि कला और मानविकी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU को आपको 153 वह स्थान दिया गया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने दुनिया भर में सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन श्रेणी में 208वां स्थान प्राप्त किया है। तो विश्व आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कुल 51 शिक्षण विषयों को जो है शामिल किया गया है, जिसमें से 5 व्यापक विषय जो है क्षेत्रों और कला और मानविकी इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी, लाइफ साइंसेस और चिकित्सा और प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में जो है वर्गीकृत किया गया। तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे सिक्किम में भारतीय सेना का पहला जो है सोलर प्लांट है। तो 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है, जिसे भारतीय सेनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये प्लांट वेनेडियन आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है, जिसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इस संयंत्र की क्षमता जो है 56 kVA है, जिसमें IIT बम्बई का सहयोग भी मिला है। फिर लिखा है आपका कि वेनेडियन की खोज भारत में सर्वप्रथम कब 2021 में अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। तो ग्रीन अभियान के तहत भारतीय सेना द्वारा स्थापित 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर प्लांट कपूरथला मिलिट्री स्टेशन में शुरू किया गया। तो इसमें लिखा है केन बेतवा लिंक परियोजना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में जो है आपका 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच केन बेतवा लिंक जो है परियोजना को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये परियोजना प्रधानमंत्री
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की क्या है पहली परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी यानी कि जो मध्य प्रदेश में है के पानी को बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश में है हमें भेजा गया। ठीक है, ये दोनों नदियाँ जो है यमुना नदी की सहायक नदी। इस परियोजना में 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा जो है दौधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर का जो है निर्माण शामिल है। फिर लिखा है मध्य प्रदेश में आपका दौधन बांध बनाकर केन और बेतवा नदी को नहर के जरिए जोड़ने और लोअर और प्रोजेक्ट और कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को क्या है बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। फिर लिखा है परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी को प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या अत्यधिक लाभकारी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिला तथा रायसेन जिले तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल। तो इस परियोजना में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पूरे वर्ष पानी उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति इससे की जा सकेगी। 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी इससे किया जा सकेगा। फिर लिखा है देश की इस पहली नदी को जोड़ने को पहली नदी जोड़ो परियोजना के जरिए क्या है आपका उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर व झांसी में पहले से बने हुए बांध में भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये बांध जो है विगत वर्षों में कभी भरे नहीं जा सके। तो इसमें उल्लेखनीय है कि केन बेतवा नदी के जल बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच अगस्त 2005 में समझौता हुआ था, किंतु इस दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही जो है इन वर्षों में नहीं हुई। फिर लिखा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी और निर्वाचित सरकार की प्रशासनिक शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक महत्व के एक संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने मार्च 2021 में पारित किया है। तो विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में सरकार से तात्पर्य उपराज्यपाल यानी कि एलजी से ही है और निर्वाचित सरकार को किसी भी कार्यकारी निर्णय के लिए जो है उपराज्यपाल की राय लेनी अनिवार्य है। तो विपक्ष के विरोध के बीच इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 22 मार्च को जो है आपका ध्वनि मत से पारित किया गया। तो राज्यसभा में ये विधेयक जो है 24 मार्च को पेश किया गया था, जहां इसे जो है विरोध में विपक्ष दलों के सदन से जो है वॉक आउट के पश्चात इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। तो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जो आपके हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 1951 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए GNCT एक्ट में दिल्ली को सीमित विधायी शक्तियों वाली विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। फिर लिखा है नवीनतम संशोधन विधेयक के द्वारा 1991 में GNCT एक्ट में संशोधन कर उपराज्यपाल व राज्य सरकार के अधिकारों को स्पष्ट व्याख्या की गई थी। तो उन्होंने कहा है कि अधिकारों की गलत व्याख्या के कारण ही दिल्ली सरकार के कार्यों को लेकर जो है अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस संबंध में कई मामले जो है अदालत में भी चल रहे हैं। फिर लिखने की 1991 के अधिनियम की एक व्यवस्था में जो है सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4 जुलाई 2018 को दिए गए निर्णय में उपराज्यपाल को सीमित अर्थों में ही प्रशासनिक प्रमुख मानते हुए पुलिस, कानून व्यवस्था और क्या है भूमि के मामले के अतिरिक्त अन्य मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य बताया है। फिर लिखा संशोधन विधेयक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2021 के अधिसूचित होने से दिल्ली विधानसभा की शक्ति सीमित हो गई है और दिल्ली मंत्री परिषद की कोई भी जो है विधेयक लाने या किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। फिर लिखा है यहाँ पे PSLV C-51 द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित जो है 19 उपग्रह का सफल परीक्षण। फिर लिखा है कि इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपकरण प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा कुल 19 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया। तो इसमें लिखा है इसरो की वाणिज्यिक इकाई क्या न्यू स्पेस इंडिया
लिमिटेड द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण। इसका पहला समर्पित जो है वाणिज्यिक मिशन है। PSLV C-51 द्वारा अपने साथ ले गए ब्राज़ील के सैटेलाइट अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में जो है स्थापित किया। फिर लिखा है इसरो द्वारा 2001 में ये पहला प्रक्षेपण था और इस प्रक्षेपण की विशेष बात यह है कि इसके साथ भगवद गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई। स्पेस किड्स इंडिया ने भगवद गीता को SD कार्ड में अंतरिक्ष में भेजा है और स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन S-8T के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। कैसे इसमें लिखा है इसरो के इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही देश की ओर से प्रक्षेपित किए गए कुल विदेशी उपग्रह की संख्या जो है बढ़कर 342 हो गई है और PSLV का ये कौन सा प्रक्षेपण है 53rd। फिर इसमें लिखा है प्रक्षेपित उपग्रह में युवा वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित सैटेलाइट सिंधु नेत्र भी शामिल है जो हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी में सक्षम है। तो सिंधु नेत्र अपनी तरह का पहला उपग्रह है जो महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्धपोत की भी पहचान कर लेगा और ये जो है चीन से सटी 4000 किलोमीटर सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखेगा और इसे बेंगलुरु के PES विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया। तो सिंधु नेत्रा के लिए क्या है आपका DRDO के रिसर्च सेंटर इमरत ने 2.2 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है और इस उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से क्या है संदिग्ध जगहों की पहचान करने में मदद करेगा। फिर इसमें लिखा है रिसर्च सेंटर इमरत की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। हैदराबाद में स्थित है। फिर इसमें प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद अमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष की प्राथमिक कक्षा में पहुंचा दिया गया। इसके 1.5 घंटे बाद चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सेट सहित अन्य उपग्रहों को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। फिर इसरो ने पहली बार ब्राज़ील के किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया जिसमें लिखा है 637 वैसे 70 किलो वजनी जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट अमेजन क्षेत्र के वनों की कटाई की निगरानी और कृषि विश्लेषण करेगा और इसका कार्यकाल कितना होगा 4 वर्ष का होगा। तो इसमें अमेजोनिया के अलावा जो है अंतरिक्ष में भेजे गए 18 अन्य उपग्रहों में से एक जो है स्पेस किड्स इंडिया का और 3 सैटेलाइट जो है भारतीय अकादमी संस्थान के और जबकि 4 जो है इसरो की वाणिज्यिक इकाई यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से है और इसमें जो है 13 सैटेलाइट अमेरिका के हैं। लिखा छात्रों द्वारा निर्मित 5 उपग्रहों में से क्या है SDSat का उद्देश्य जो है विकिरण का अध्ययन करना है और इसमें लिखा है यूनिटी सेट्स 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के संग जिसमें कौन है श्री पेरम्बटूर में स्थित ZPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर है GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर और क्या है श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर यानी कि श्री शक्ति सेट जो है शामिल है के द्वारा जो है निर्मित उपग्रह है और जो रेडियो रेल सेवा प्रदान करने के लिए निर्मित है। सतीश धवन सेट नैनो सैटेलाइट है जिसका उद्देश्य क्या है रेडिएशन स्तर और लंबी दूरी की संचार प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करना। फिर लिखा है स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सेट से जो है आपका सिक्योर डिजिटल कार्ड फॉर्मेट में गीता रखी गई है और PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण के प्रति एकजुटता का सम्मान दर्शाने के लिए आपका SDSat के ऊपरी हिस्से पर उनकी जो है तस्वीर अंकित की गई। फिर से मिलेगा टाइम्स पत्रिका के उभरते 100 नेताओं की सूची में 5 भारतवंशी और भारतीय कार्यकर्ता। तो कैसे आगे लिखा है देखिए लिखा है प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका जो है टाइम्स द्वारा 17 फरवरी 2021 को जारी 2021 टाइम्स 100 नेक्स्ट जो है सूची में दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम्स 100 श्रृंखला जो है विस्तारित है और इस उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं इमर्जिंग लीडर की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता व 5 भारतीय मूल के लोगों ने जो जगह बनाई है जिसमें ब्रिटेन के जो आपके वित्त मंत्री हैं आपकी कौन ऋषि सुनक और ट्विटर की शीर्ष जो वकील हैं आपके विजया गड्डे भी शामिल है। तो लिखा है टाइम्स 100 के संपादकीय निदेशक डैन मैकसाई ने कहा है कि इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने को तैयार है और जबकि कई पहले ही इतिहास बना चुके हैं। भारतीय मूल के अन्य हस्तियों में कौन है आपका इंस्टाकार्ट के संस्थापक और CEO कौन है अपूर्व मेहता और फिर इसमें लाभकारी गेट अस PPI
के कार्यकारी निदेशक कौन है? आपकी शिखा गुप्ता। और फिर आपका गैर लाभकारी अपसॉल्व के रोहन पवुलुरी शामिल है। इस सूची में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया गया है। फिर लिखा है टाइम्स पत्रिका में भारतीय उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद, क्या नाम है आपका? ऋषि सुनक 40 के बारे में कहा गया है कि वे करीब 1 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार में गुमनाम कनिष्ठ मंत्री रहे, लेकिन पिछले साल उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। वे जल्द ही कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार का उदारवादी चेहरा बन गए और सुनक ने ऑक्सफोर्ड से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा जो है प्राप्त की है। तो इसमें लिखा है 34 वर्षीय अपूर्व मेहता को महामारी में राशन खरीदने में मदद के लिए बेहतर कोशिश करने वाला बताया गया है। अपूर्व की जन्म भारत में हुआ है। और इसमें लिखा है 2008 में उन्होंने वाटरलू विश्वविद्यालय से अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पूरी करी है और ये डिजाइन इंजीनियरिंग के रूप में काम किया और संक्षिप्त अवधि के लिए इस्पात कारखाने में भी काम किया। फिर लिखा है क्या लिखा है? ऑन डिमांड ऑनलाइन किराने की दुकान, क्या लिखा है? इंस्टाकार्ट के सीईओ हैं। फिर लिखा है आपका विजया गड्डे, तो ट्विटर के शक्तिशाली अधिकारी जिन्होंने सीईओ जैक डॉसी को कैपिटल हिंसा के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खाता निलंबित करने की सूचना दी। फिर लिखा है हैदराबाद में जन्मी 45 वर्षीय आपके गड्डे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कानूनी नीति हेड है। फिर इसमें लिखा है कि वे ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी की भी जो है हेड है। फिर लिखा है गड्डे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के न्यासी बोर्ड में और वैश्विक मानवीय सहायता और विकास संगठन मर्सी कॉपर्स के निदेशक मंडल में भी रह चुकी हैं। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिस्ट डॉक्टर को क्या है डिग्री प्राप्त की है? ज्यूरिस्ट डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की है, जिससे पहले उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से जो आपका ग्रेजुएशन की। फिर लिखा है वे बचपन में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गई थी और उनका जो है अधिकार जो है अधिकतर बचपन कहाँ? टेक्सास और क्या है? न्यू जर्सी में बीता है। फिर लिखा है शिखा गुप्ता तथा उनकी टीम ने व्हाइट हाउस में नेतृत्व शून्यता के वक्त जो है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट की बढ़ती मांग को पूरा किया। फिर रोहन आपका पवुलुरी, इनका योगदान निःशुल्क ऑनलाइन टूल को लेकर है जो यूजरों को खुद से जरूरी फॉर्म भरने में मदद करता है और टाइम्स ने इनकी प्रशंसा की है। फिर चंद्रशेखर, टाइम्स पत्रिका में भीम आर्मी के नेता जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा गया है कि वह दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकलने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं और वो क्या है? आक्रामक भी है। फिर लिखा है वह बाइकों पर जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा करने के लिए गांव में जाते हैं और भेदभाव विरोधी उत्तेजक प्रदर्शन करते हैं। फिर लिखा है आपका ONGC लद्दाख में करेगा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के ONGC द्वारा जो है पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। तो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के नाम से जानी जाने वाली ये परियोजना जो है 3 चरणों में पूरी होगी। 2022 के अंत तक चालू करने की इसकी योजना है। फिर इसमें लिखा है इस परियोजना हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता कौन कौन? केंद्रीय प्रदेश प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और ONGC कार्य ऊर्जा केंद्र के बीच जो है 8 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरित हुआ है। फिर उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1 मेगा बिजली उत्पादन क्षमता पैदा की जाएगी और इसके लिए क्या है ONGC OEC द्वारा 500 मीटर की गहराई के भीतर तक खोज की जाएगी और 10 जो है पड़ोसी गाँव को 24 घंटे निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। फिर गाइस नेक्स्ट इसमें आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है दूसरे चरण में पर्याप्त संख्या में कुओं की ड्रिलिंग करके लद्दाख में एक उच्च क्षमता वाले डेमो प्लांट स्थापित करके जो है भूतापीय जलाशयों के गहरे और पार्श्व अन्वेषण के लिए प्रस्तावित किया जाएगा और तीसरे चरण में संयुक्त उद्यम व वाणिज्यिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना। पूगा एक ऐसा स्थान है जिसमें कि 100 मेगावाट
से अधिक की भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हैदराबाद को 220 ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड की मान्यता। जैसे यहाँ पर लिखा है तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO और आर्बर्ड फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 18 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी जाएगी। ट्री सिटी की मान्यता पाने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर बनेगा। ये उपलब्धि के बाद यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो जाएगा जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। फिर लिखा है 2020 ट्री सिटी ऑफ दी वर्ल्ड मान्यता कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है जिसमें 63 देशों को 120 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें अधिकांश शहर जो है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के। तो इस बार हैदराबाद ने दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह जो है सम्मान अर्जित किया। फिर लिखा है महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान। फिर लिखा है सभी महिला कॉकपिट चालक दल के साथ एयर इंडिया ने सबसे लंबी सीधी उड़ान जो है आपका 11 जनवरी 2021 को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। फिर लिखा है कप्तान कौन जोया अग्रवाल द्वारा संचालित इस उड़ान के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 10 जनवरी को जो है उड़ान भरी गई थी और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरते हुए लगभग जो है 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो एयर इंडिया की 4 महिला पायलट जैसे कि कौन कौन है आपके जोया अग्रवाल है, पापा थनमई है, आपकी आकांक्षा सोना वरे है, आपकी शिवानी मनहास द्वारा जो है बोइंग 777-200 लॉन्च रेंज या LR ठीक है BTLAG फ्लाइट का परिचालन किया गया। फिर आगे लिखा है कोचीन मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित। तो गैस इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने क्या है आपका राष्ट्र को समर्पित किया। तो कोची मैंगलोर जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है वो केरल कर्नाटका में ईज और लिविंग में सुधार करने और दोनों राज्यों के गरीब, मध्य वर्ग और उद्यमियों के खर्च को कम करेगी। तो ये जो है आपकी 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गेल लिमिटेड द्वारा बनाई गई है, जिसकी परिवहन क्षमता कितनी है 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। इसके माध्यम से प्राकृतिक गैस को कोची के LNG रिगैसिफिकेशन टर्मिनल से मंगलुरु ले जाया जाएगा। इस पाइपलाइन में मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट को जो है ऊर्जा मिलेगा। इसमें लिखा है 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला। वैसे यहाँ लिखा है जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में जो है 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़ी लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, फिर है आपका रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है परियोजना चल रही है। फिर आगे लिखा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए युग की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं और सामग्री के सर्वोत्तम उपाय का प्रदर्शन करेगा। इसके प्रत्येक स्थान पर संबद्ध बुनियादी ढांचा सुविधा के साथ लगभग 1000 मकान को जो है शामिल किया गया है। फिर इसमें लिखा है यह परियोजना पारंपरिक रूप से ईंट कंक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं अधिक तीव्र गति से रहने योग्य जो है तैयार मकान वितरित करेगी। लेकिन भारत नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग ने जो है आपका 20 जनवरी 2020 को जो है भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया है। तो गाइस इसमें नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उसके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को स्थान दिया गया है। तो आपके बात करते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को मापा गया है इसमें। और सूचकांक का दूसरा संस्करण है और सूचकांक का जो पहला संस्करण है कब आया था 2019 में आया था। फिर लिखा है नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया गया है। और सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष पर है और तमिलनाडु जो है के पीछे जबकि तमिलनाडु को पीछे छोड़ता हुआ महाराष्ट्र कौन थे दूसरे स्थान पर आ गया। फिर इसमें लिखा है सूचकांक में तीसरे स्थान पर कौन है आपका तमिलनाडु है, उसके बाद तेलंगाना है, फिर केरल है, फिर हरियाणा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब है 10, ये टोटल 10 स्थान वाले हैं। तो बिहार सबसे नीचे है यानी कि 17वें स्थान पर। फिर लिखा है केंद्र शासित प्रदेशों में अगर और छोटे राज्यों की हम बात करें तो गाइस इसमें क्या है सभी समूहों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कौन है दिल्ली है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे है आपका चंडीगढ़ और सबसे लास्ट में कौन है लक्षद्वीप है। फिर इसमें लिखा है दिल्ली
दिल्ली ने पूर्व वित्तीय वर्ष में नए स्टार्टअप और कंपनी की स्थापना के साथ सबसे अधिक ट्रेडमार्क और पेटेंट आवेदन जो है प्रस्तुत किए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है और इसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम का स्थान आता है, मेघालय सबसे नीचे 10वें स्थान पे। फिर उसमें है नवाचार सूचकांक की गणना 5 सक्षमकर्ता मापदंडों और 2 प्रदर्शन मानदंड के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें लिखा है सक्षमकर्ता मानदंड की अगर बात करें, पूंजी निवेश, ज्ञान, कार्यकर्ता, व्यावसायिक वातावरण और फिर सुरक्षा और कानूनी वातावरण। जबकि अगर हम प्रदर्शन के मानदंड की बात करें तो उत्पादन की बात करेंगे, ज्ञान प्रसार की बात करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे नवाचार सूचकांक में शामिल जो 10 राज्यों की बात करते हैं तो कैसे ये रहे आपके 10 राज्य, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, फिर है गुजरात और उत्तर प्रदेश, पंजाब। फिर लिखा है LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी। लिखा है 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से आपके 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के सौदे को मंजूरी प्रदान की है। फिर 45,000 मतलब इतने करोड़ की लागत में जो आपका 73 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी और साथ ही डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1202 करोड़ रुपीस की मंजूरी दी गई। तो हल्के लड़ाकू विमान MK-1A स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित क्या है अत्याधुनिक 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे रडार, इसमें लिखा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, तो AESA रडार, दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध क्षमता और एयर टू एयर क्या है आपका रिफ्यूलिंग की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमता से युक्त है। फिर लिखा है कि फिलहाल ये 50% की स्वदेशी सामग्री के साथ लड़ाकू विमान की पहली खरीद यानी कि भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के जो बाद में क्या है 60% तक पहुंच जाएगी। फिर इसमें लिखा है मंत्रिमंडलीय बैठक। मंत्रिमंडल की बैठक में परियोजना के अंतर्गत भारतीय वायुसेना द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास को भी मंजूरी दी गई है ताकि वे अपने बेस डिपो में मरम्मत और सर्विसिंग को सक्षम कर सके। फिर लिखा है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की MEE रिपोर्ट जारी। तो लिखा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गई 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रबंधन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया। ठीक है, आगे लिखा है इसमें कि वर्तमान में भारत में जो है 903 संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 5% हिस्सा आता है और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभाव का आकलन करने के क्रम में प्रबंधन प्रभावशालीता के मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि बाघों की वैश्विक संख्या का जो है 70% एशियाई शेरों का है और 70% और 7% से अधिक जो है तेंदुए जो है भारत में मिलना देश की संपन्न जैव विविधता का परिचालक है। फिर लिखा रिपोर्ट जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि इस वर्ष से जो है 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय और समुद्री पार्क और देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघर की सूची जारी कर उन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा। फिर लिखा MEE रिपोर्ट के अनुसार जो है वेस्ट बंगाल के जलदापार राष्ट्रीय उद्यान और रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश के सेंच और तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को भारत का शीर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान और क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। फिर उसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश के टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य तथा हरियाणा, असम तथा राजस्थान में एक को जो है निम्न 6 सूचीबद्ध किया गया है और साथ ही भारतीय चिड़ियाघर के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ किया गया है। फिर लिखा है चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो गाइस देश की आज़ादी की लड़ाई की इस ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये जो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना की स्मृति में एक है डाक टिकट भी जारी किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपका है चौरी चौरा कांड के शहीदों की स्मृति में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष तक क्या है समारोह की योजना बनाई है और 4 फरवरी 2022 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तात्कालिक संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी के एक समूह
ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें जो है 22 सिपाही सहित जो 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई। ये घटना के लिए जिम्मेदार 19 स्वतंत्रता सेनानियों को जो है कालांतर में मृत्युदंड दिया गया। तो गाइस यहाँ पे जो है ये वाला चैप्टर हो गया है खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जो ये वाला चैप्टर है वो हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, तो गाइस ये वाला हमारा पार्ट जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम जो पार्ट 1 है उसको हम पूरा कर चुके हैं, पार्ट 2 जो है हमारा पूरा हो चुका है। ये दोनों पार्ट हमारे पूरे हो चुके हैं गाइस, और उसके बाद हम अगले तो गाइस ये हमारा टोटल जो है 5 दिन का प्रोग्राम है, 5 नहीं तो 6 दिन में ये हमारी पूरी की पूरी बुक जो है खत्म हो जाएगी। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी के साथ, तो ये भी है तो गाइस इसे भी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। चलिए गाइस फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।